तो भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण का हंगामा। दोस्तों, इससे इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप झारखंड के जनजातीय आंदोलनों के विषय में अपना इंसाइट बेहतर तरीके से डेवलप करना चाहते हैं तो एक किताब है जो लेखिका डॉक्टर भारती झा का है और किताब का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड के जनजातीय संघर्ष। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। तो हम अपना यात्रा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो 1832-33 ईस्वी में ढालभूम, बड़ा भूम और पाटकुम परगनों में, जो उन दिनों मिदनापुर जिला में शामिल थे, ये गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि जनजातियों का व्यापक विद्रोह होता है। यह विद्रोह जो होता है वह बड़ा भूम राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक दरोगा और अन्य जो दिक्कू लोग होते हैं उनके खिलाफ भूमिजों की शिकायतों की देन होती है। बड़ा भूम राजा मकान कर, नाजायज करों के नाम पर भूमिज, घटवाल इत्यादि से सालाना 8-9 हज़ार रुपया ऐंठ लेता था। पुलिस दरोगा अपना पद संभालने पर प्रत्येक गांव से टैक्स के तौर में 1 रुपया लेता था। उसके बाद फिर ये घाटवालों से भी ये पैसा लेते थे। मुंसिफ के जो चपरासी होते थे, तो सोचिए ये वो चपरासी तक ये घाटवालों से मुर्गी, खस्सी इत्यादि उठा लेते थे। नमक का दरोगा अलग से कर लेता था, 10 रुपया सालाना कर लिया करता था। तो इस प्रकार से जो कठोर कंपनी का शासन व्यवस्था के तहत जो नोचने, खसोटने, लूटने का काम चल रहा था, जो गरीब, असहाय और जो सीधे साधे जनजातीय लोग हैं उनके ऊपर में, वो लगातार चल रहा था। तो इस प्रकार भूमिज विद्रोह का आदिवासियों के उत्पीड़न से सीधा संबंध होती है। यहाँ न्याय का कोई आशा नहीं था, यहाँ पुलिस भ्रष्ट है, किसके पास जाएं, क्योंकि यहाँ पर कचहरी में जो थे वो अमला इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, राजस्व अधिकारी इनका शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ अपमान का घूंट दिखाई देगा, उत्पीड़न की त्रासदी दिखाई देगी। और ये जो शोषण का ऐसा लंबा लगातार चलने वाला सिलसिला है जिससे निकलने का एकमात्र रास्ता जन विद्रोह ही दिखाई पड़ेगा। तो इसके साथ हम अपना यात्रा शुरू करते हैं। तो भूमिज विद्रोह जो है 1832-33 में प्रारंभ होता है। इसको हम इसके भूमिका, इसके कारण, आरंभ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ होता है, इसका दमनकर्ता कौन है और इसके परिणाम क्या रहे, इन सभी टॉपिकों के मद्देनज़र इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ उत्तराधिकार का मामला ज़्यादा जटिल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ का इतिहास देख लेते हैं। यहाँ बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण की मृत्यु हो जाती है, और जब बेलाक नारायण की मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उत्तराधिकार की समस्या दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके 2 बेटे हैं, लक्ष्मण सिंह और रघुनाथ सिंह। लेकिन दोनों के बीच में समस्याएं क्या हैं कि लक्ष्मण सिंह जो हैं वो छोटे बेटे हैं और ये बड़ी रानी से हैं, जबकि रघुनाथ सिंह जो हैं वो बड़े बेटे हैं। और बड़े बेटे होने पर कारण ये है कि ये छोटी रानी से हैं। अब एक तरफ बड़ा बेटा है, दूसरा तरफ छोटा बेटा है, लेकिन जो बड़ा बेटा है वो छोटी रानी से है और छोटा बेटा जो है बड़ी रानी से है। अब यहाँ पर पेंच कहाँ फंस रहा है कि जनजाति परंपरा क्या कहती है? जनजाति परंपरा कहती है कि जो बड़ी रानी का बेटा होगा, पहला बेटा, वही राजा का असली हकदार, राजगद्दी का असली हकदार होगा। तो इस प्रकार से जनजाति परंपरा के अनुसार लक्ष्मण सिंह राजगद्दी के असली हकदार थे, क्योंकि यही परंपरा झारखंड में चली आ रही थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस बात को नहीं मानती है और इनको गिरफ्तार करके मिदनापुर जेल भेज देती है और यहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार लक्ष्मण सिंह का किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका बेटा गंगा नारायण जो है अभी जिंदा है और ये सारा विद्रोह जो है इनके लक्ष्मण सिंह के बेटे गंगा नारायण के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। चलिए हम चलते हैं बड़ा भूम राजा बेलाक नारायण के दोनों बेटों के आगे की कहानी की तरफ। तो रघुनाथ सिंह ही यहाँ पर राजा बनते हैं। क्यों राजा बनते हैं? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार कानून को मानने वाली होती है, अतः यही राजा बनते हैं। अब ये राजा बनते हैं, उसके बाद 1798 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके भी 2 बेटे होते हैं और जस्ट यही वाली सिलसिला, जो बड़ी रानी और छोटी रानी, बड़ा बेटा छोटा बेटा वाला कहानी यहाँ दिखाई पड़ता है फिर से। रघुनाथ सिंह के दोनों बेटे
गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच में, इनके बीच भी उत्तराधिकार की समस्या फिर से दिखाई देती है। अब गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच जब तनातनी चल रहा है, गंगा गोविंद और माधव के बीच में, तब लक्ष्मण सिंह के बेटे कौन है? तो गंगा नारायण है। ये गंगा नारायण गंगा गोविंद सिंह को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से माधव सिंह और गंगा नारायण के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। तो ये माधव सिंह और गंगा नारायण के बीच 36 का आंकड़ा होता है, तो इनके बीच काफ़ी खिचड़ी पकने वाली है। तो आगे आप देखिएगा। अब गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच जब उत्तराधिकार की समस्या चलती है तो ये मामला को सदर दीवानी अदालत ले जाते हैं। अब सदर दीवानी अदालत ये ले जाते हैं तो यहाँ पर सदर दीवानी अदालत से फैसला आता है कि गंगा गोविंद सिंह को राजा तथा माधव सिंह को दीवान घोषित किया जाए, और इस चीज़ को माधव सिंह कॉम्प्रोमाइज़ करके मान लेते हैं। अब माधव सिंह जो हैं सत्ता के उत्कर्ष में पहुंच चुके हैं और दीवान बन चुके हैं, अतः इनके पास शक्ति है। अब इस शक्ति का क्या उपयोग करेंगे? क्या लोगों का कल्याण के लिए करेंगे? तो नहीं, ये दीवान माधव सिंह जो हैं अपना जो शत्रुता है गंगा नारायण के साथ में वो अभी भूले नहीं हैं, तो ये इनको परेशान करना चालू करते हैं। तो दीवान माधव सिंह अब गंगा नारायण को परेशान करना चालू करते हैं। इन्होंने राजा से खर्चा बंद करवा देते हैं, फिर इनकी जो जागीर होती है वो जागीर छीन लेते हैं और तरह तरह से परेशान करते हैं। जब गंगा नारायण गुहार लगाते हैं राजा के पास गंगा गोविंद सिंह की, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। जब ये अंग्रेज़ों के पास पत्र लिखते हैं, गंगा नारायण जो हैं वो अंग्रेज़ों के पास लेटर लिखते हैं, तो उस समय भी अंग्रेज़ी सरकार इनकी एक नहीं सुनती है। अब ऐसी स्थिति में इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। एक बार तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माधव सिंह से कि गंगा नारायण जो है वो वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेते हैं और एक साधु की जैसे घर से निकल जाते हैं। परंतु इसमें भी माधव सिंह का जी नहीं भरता है। अब माधव सिंह क्या करते हैं, झूठा केस बनाते हैं और उसको पकड़वा के जंगल महाल के मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देते हैं। ये सारे कारण थे जिसके वजह से गंगा नारायण अपना आजीवन, पूरी ज़िंदगी भर दीवान माधव सिंह के साथ में ये मतलब जीवन भर घृणा करते हैं। और इसके साथ साथ इन्हें अंग्रेज़ों से भी घृणा थी, क्योंकि इन्होंने इनके अपने पिता को भी, जो असली हकदार थे राजगद्दी के, उसको बंदी बनाकर अपमान की घूंट पीने के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने इसके साथ अंग्रेज़ों और दीवान माधव सिंह दोनों ने ही गंगा नारायण के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी की। तो इस प्रकार से ये फिराक में रहते हैं कि कैसे इन सभी चीज़ों का ये बदला लें। अब लोगों के ये व्यवहार कुशल होते हैं, योग्य नेता होते हैं, इनका नेतृत्व बढ़िया होता है और लोगों से मिलते जुलते हैं। दीवान माधव सिंह जनजातियों के बीच में काफ़ी अलोकप्रिय होते हैं। विभिन्न प्रकार के टैक्सेस और विभिन्न प्रकार के शोषण के उपकरण ये खुद भी मतलब पैसा जो थे उधार में देते थे और बड़ी कड़ाई से वसूली करते थे। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा जनजातियों से इनकी बनती नहीं थी और जनजातीय लोगों के बीच में अविश्वास इनके खिलाफ था, जिसका उपयोग गंगा नारायण करते हैं। लोगों को भरोसा होता है कि इन पर काली की कृपा है। तो इस प्रकार से अब ये गंगा नारायण जो है अपने विद्रोह, अपने आक्रोश को एक ठोस आधार देने की तैयारी करते हैं और अपने 4 बेटियां होती हैं, उन चारों बेटियों को ये बड़े मजबूत घरानों में शादी करते हैं। इसके साथ में आसपास की जो नरेश होते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं। इसके साथ साथ जो जनजातीय लोग होते हैं उनके साथ बढ़िया रिलेशन बनाते हैं। अब ऐसी स्थिति होती है कि जनजाति लोग इनके लिए अपने आप को मरने मारने के लिए भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से होता है शुरुआत इस गंगा नारायण के हंगामे का। तो हम अब सिलसिलावार देखते हैं इसके संबंध में। तो इस विद्रोह का क्षेत्र जो था वो बड़ा भूम का क्षेत्र था। इसके अंतर्गत झालदा, धनबाद, अंबिका नगर इत्यादि आता है। इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। विद्रोह का कारण हम देख चुके हैं, उत्तराधिकार से संबंधित मतभेद था और दीवान माधव सिंह के साथ कड़ी शत्रुता थी। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम रेगुलेशन एक्ट 13, जो कोल विद्रोह अगर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए कि ये रेगुलेशन एक्ट 13 क्या था उसको। तो रेगुलेशन एक्ट 13 के अंतर्गत जंगल महाल जिला को स्थगित कर इसकी दीवानी अदालत को बंद कर दी जाती है तथा नई क्षेत्रीय पुनर्गठन नीति लागू की जाती है। इसमें शेरगढ़, विशुनपुर और सोन पहाड़ी को वर्धमान में शामिल कर लिया जाता है। इस विद्रोह के दमनकर्ता जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट बैंडन तथा तिमोर होते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
भूमिज जो मुगल काल में चुआड़ कहे जाते थे, तो चुआड़ या कभी कभी इनको चुआड़ कहा जाता था, चुहाड़ हम लोग जनरल टर्म में खुद के लिए भी, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए यूज़ करते हैं चुहाड़। तो ये भूमिजों को मुगल काल में चुआड़ या चुहाड़ कहा जाता था। जंगल महाल में लूटपाट किया करते थे। जैसे ही अंग्रेज़ों को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा वैधानिक तौर पर इस क्षेत्र के लिए यानी बंगाल क्षेत्र के लिए राजस्व का अधिकार मिलता है, तो बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत उस समय बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार आता है। तो ये सारे बहुत बड़ा एरिया जो है वो अंग्रेज़ों की दीवानी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही इन्हें दीवानी अधिकार मिलता है, चुआड़ या भूमिज जो हैं इनके वैधानिक शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि ये लूटपाट करते हैं और उनका काम शासन व्यवस्था को बनाए रखना और राजस्व वसूली करना होता है। उत्तराधिकार के मामले में अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने गंगा नारायण के चाचा को गद्दी पर बैठाया, जबकि उत्तराधिकारी गंगा नारायण का पिता था। इसी विवाद के तहत गंगा नारायण के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या कर देता है, क्योंकि इसके द्वारा ये खुद बहुत उत्पीड़ित हुए रहता है। तो इसी के साथ ही भूमिज विद्रोह का शुरुआत होता है। यह विद्रोह बड़ा भूम राजा के खिलाफ था। क्या क्या कारण थे आक्रोश के? तो ये बड़ा भूम राजा, तो इसका साथ इसने बढ़ चढ़ कर दिया था और वक्त आने पर इसने इसके साथ धोखेबाजी की। कंपनी के पुलिस अधिकारी खुद शोषण में भरोसा रखते थे। दरोगा, नमक का दरोगा अलग से कर लेता था। मुंसिफ में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसकी शत्रुता दिक्कू लोगों के खिलाफ थी, क्योंकि इन्हीं के कारण ये सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। आर्थिक कारण में घाटवालों पर अतिरिक्त कर, जिसके कारण घाटवालों में पनपने वाला आक्रोश को इन्होंने आंदोलन का रूप देना उचित समझा। घरों पर भी कर लगाया गया था दीवान माधव सिंह के द्वारा, जिसे घरटकी कहा जाता था। महाजनों व सूदखोरी के विरुद्ध आक्रोश। स्वयं दीवान माधव सिंह भी एक नंबर के सूदखोर थे। इस प्रकार से 1832 में ये दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब जो दीवान हैं वो उनकी हत्या हो चुकी है गंगा नारायण के द्वारा, और यहाँ से विद्रोह का प्रसार हो रहा है। गंगा नारायण द्वारा सरदारों तथा घाटवालों को एकत्रित किया जाता है। समस्त राज्य पर कब्जा करने के बाद यहाँ कर वसूली, क्योंकि पैसा ही विद्रोह को जारी रखने का एकमात्र आधार है। मुख्य राजधानी तथा कचहरी पर आक्रमण किया जाता है। बड़ा भूम नरेश गंगा गोविंद सिंह के महल पर आक्रमण का खतरा मंडराने लगता है। ऐसा जानकर उन्होंने गंगा नारायण की सभी मांगों को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे गंगा नारायण का मनोबल और बढ़ जाता है। मनोबल बढ़ता है, इसने पुनः बड़ा बाजार पर फिर से हमला करता है। मुंसिफ कचहरी जला दिया जाता है। नमक के दरोगा की कचहरी में आग लगा दी जाती है। पुलिस थाना पर हमला किया जाता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिकों पर हमला होता है। इसके बाद जो है बाहर से सेना बुलाया जाता है और कैप्टन डेंट के द्वारा भूमिज विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कैप्टन डेंट किनके द्वारा भूमिज विद्रोह का दमन किया जा रहा है? कैप्टन डेंट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा नारायण द्वारा हो जनजातियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कैप्टन डेंट इनकी कमर तोड़ के रख देता है, इसकी शक्ति को छीन कर देता है। तो हो जनजातियों का साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। परंतु हो जनजाति खुद ही खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह पर आक्रमण करने के शर्त पर ही हो इनको साथ देने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह से दुश्मनी होती है हो लोगों की, ये इनसे त्रस्त होते हैं। तो इसी वजह से गंगा नारायण और इनके बीच का तालमेल तभी बनता है जब खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह को ये सबक सिखाएं। तो इसी कारण ये ठाकुर चेतन सिंह पर आक्रमण कर देते हैं और ये इनकी बड़ी गलती होती है। किस्मत ने इनका साथ नहीं देता है, ये मुंह के खाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। ठाकुर चेतन सिंह गंगा नारायण का सर काटकर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन को भेज देता है और इस पर घोषित 5000 रुपये का सरकारी इनाम वो खुद पा लेता है। तो इस प्रकार से गंगा नारायण का अंत हो जाता है और उनके हंगामे का भी अंत हो जाता है। तो उनका युद्ध कौशल, चातुर्य, लोगों को एकजुट रखना और फिर ये संघर्ष एक लंबे समय तक चला पाना एक रणनीतिक तौर पर सशक्त व्यक्ति का ही काम है, जो उन्होंने इसका बखूबी परिचय दिया। अगर किस्मत ने इनका साथ दिया होता तो ये विद्रोह और भी लंबे समय तक चलता।
तो यहाँ इसके परिणाम क्या होते हैं? विद्रोह का दमन से स्पष्ट होता है कि जंगल महल में प्रशासकीय परिवर्तन की जरूरत है। तो 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के द्वारा जंगल महाल जिला को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ मानभूम जिला का निर्माण किया जाता है, मानभूम जिला का निर्माण, और बाद में इसका मुख्यालय पुरुलिया को बनाया जाता है। यहाँ पर दीवानी अदालत बंद हो रही है। सोनपुर पहाड़ी, शेरगढ़, विष्णुपुर, विष्णुपुर वर्धमान के अंग बनाए जा रहे हैं। शेष भाग और मिदनापुर को अलग करके ढाल भूम को मिलाकर एक मानभूम जिला बनाया जाता है, जिसका मुख्यालय मान बाजार होता है। तो ये सारे इसके परिणाम इसके तहत दिखाई पड़ते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।